हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड प्लस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम जो है आपका 28 और 29 अक्टूबर को है। ठीक है, 28 और 29 अक्टूबर को है। और आपके पास अभी लमसम कितने दिन बच रहे हैं? 40 दिन, 40 डेज। और आज आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि 40 दिन में ही आप लोग एक स्ट्रेटजी बना करके प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली आप लोग 75 टू 80 मार्क्स लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 98 टू 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बन जाएगी। जिससे क्या होगा कि आप लोग इजीली किसी भी एग्जाम को, यानी जैसे कहा गया कि पहले ये प्रीलिम्स फिर मेंस, जैसे लेखपाल का वैकेंसी आया, बीडीओ का वैकेंसी आया, तो उसमें आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे, यानी पेपर देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि 75 टू 80 मार्क्स माइनस हटाने के बाद मिलना जरूरी है। ठीक है, अब वो कैसे आएगा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे लाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, टाइम 100 क्वेश्चन है और जो है टाइम आपको मिल रहा है 120 मिनट। देखा जाए तो इसमें 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? जीएस के हैं। और जीएस यदि आपको आता है तो उसको सॉल्व करने में आपके 10 सेकंड जाते हैं। ठीक है, तो टाइम एनफ है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है आपका? आपका मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स में होता है कैलकुलेशन, और आपका कैलकुलेशन सही है, आपके मेथड सही है, तो नो डाउट पूरे पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि कहीं गलती से या टफ क्वेश्चन आ गया तो आपका एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फिर भी 24 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहां से हमें 24 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं मैथ्स में। ठीक है, दूसरी बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का होगा। हम इसमें भी मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 24 मिला और एक हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब अगला 5 में से हमें 4 सही करने हैं रीजनिंग में, एक मान लेते हैं कि ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखें, सामान्य हिंदी की बात की जा रही है। सामान्य हिंदी में देखा जाए तो 10 नंबर के जो आपके पैसेज होंगे, जो कि पढ़ करके और आंसर देने हैं आपको। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो होंगे उसमें ग्रामर भी है और आपका वकैब भी है। तो यहां से कहीं ना कहीं आप लोग पूरी कोशिश करिए कि 14 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, यहां भी मैं मान लेता हूं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया आपका। क्लियर है बात? आगे हम लोग देखते हैं कि भाई सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि भाई हम लोग यूपी के लोग हैं, थोड़ी इंग्लिश हमारी वीक है, कुछ लोगों के स्ट्रांग भी हैं, पर मैं मान लेता हूं कि भाई इंग्लिश नहीं पढ़ना मुझे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो हम सही कर सकते हैं। हम 4 ही क्वेश्चन करेंगे तो 2 क्वेश्चन हमारे सही हो गए और 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। ठीक है, एक छोड़ देंगे। अगला हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जीएस, ठीक है, और आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, या फिर करंट अफेयर, इसकी बात करें तो ये 50 नंबर का आता है। और 50 नंबर में हम लोग ये मान लें कि हम लोग 40 क्वेश्चन सही करेंगे और उसमें से 6 क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 हम लोग बहुत टफ होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, 40 सही हो गया हमारा और 6 गलत हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल सही और गलत का रेशियो हम लोग देखें तो 6 2 8 1 9 1 10 1 11। अब यहाँ पे देखा जाए 4 4 8 4 12 2 14 के 4 2 1 3 1 4 4 8, मतलब 84 सही कर रहे हैं और 11 गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसमें 11 गलत हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि चलो गलती करके आपने एक और क्वेश्चन कर दिया, वो भी गलत चला गया, तो 12 मान लें हम। अगर यहाँ पर एक और जोड़ दें, 12 मान लें, तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 3 इसमें से भी माइनस कर देगा, तो ओवरऑल आपका बन रहा है 81। और 81 मार्क्स आने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 99
परसेंट से परसेंटाइल से ऊपर जाएगा आपका, फिर आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस देने के लिए। क्लियर है? तो इस स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है। अब कितना टाइम देना है हम लोगों को पढ़ने के लिए? देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हम आप लोगों के दर्शन कराएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और कितने इजी पूछे गए हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कितने मार्क्स आएंगे? 25 नंबर। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कितना टाइम देना है? सिर्फ 2 घंटे। 1 घंटे की लाइव क्लास ग्रेड प्लस एकेडमी पे आपको देखनी है और दूसरा घंटा जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है? डीआई की प्रैक्टिस करनी है और कुछ जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, उनके भी प्रैक्टिस करने हैं आपको। क्योंकि हमेशा ये माइंड में रखना कि टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको जो लाइव क्लास होंगे हमारे ग्रेड प्लस एकेडमी पे, वहां पे देखना है और प्लस कुछ जो टॉपिक्स सिलेक्टेड दिए गए हैं उन पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजनिंग की बात करें तो हाफ एन आवर आपको डेली बेसिस पे देना है, ठीक है। अब अगला हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी पे कोई खास टाइम नहीं देना है आपको, ग्रेड प्लस एकेडमी पे लाइव लेक्चर्स देखने हैं, प्लस कुछ वर्ड पावर, कुछ ग्रामर जो हैं उन पे फोकस करना है और थोड़े बहुत आपको जो पैसेज आते हैं उन पे प्रैक्टिस बनानी है कि कैसे हम लोग सही आंसर दे सके, ठीक है। तो इसमें भी आपको हमें लगता है कि 1 आवर से ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? क्योंकि डेली तो यहाँ पे लाइव क्लास होगी नहीं, डेली डेली हिंदी की होगी नहीं, हिंदी के कभी कभी होगी, क्योंकि हमें 1 आवर डेली बेसिस देना है मैथ्स का, 1 आवर डेली बेसिस देना है जीएस का, और प्लस बाकी जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको 1 आवर में कवर करना है। आपको 3 आवर आपको ग्रेड प्लस एकेडमी पे देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली वर्ड पावर, पैसेज थोड़ा सा बहुत मैच करके हम लोग आंसर दे सकते हैं। सबको पता होगा, ये ट्रिक पता होगा सबको, कैसे मैच करके आंसर आप लोग देते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर की, जो कि 50 नंबर के आपके आने हैं और मोस्टली आप लोग फोकस करते हैं इन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो पहले से आप लोग फोकस करते आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो इसके जो लेक्चर्स हम कराएंगे करंट अफेयर के, मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को लेक्चर्स के द्वारा ही, लाइव क्लास के द्वारा ही मैं आप लोगों के कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन फंसाएंगे, ठीक है। प्लस 5 से 10 क्वेश्चन आप लोग खुद 3 घंटे डेली इस पे टाइम दीजिए। 1 घंटा लाइव क्लास का हो गया, 2 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस, या फिर आपको जो है पढ़ना है। कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? जो एग्जैक्टली नोटिफिकेशन के सिलेबस में दिया गया है वही सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुल कितने घंटे देने हैं? 1, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे आपको डेली बेसिस पे जो है 40 दिन तक पढ़ना है। आपके 75 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। ये आप गेन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और 25 में 25 आपको नंबर मिले इसकी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आएगा भी, क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम में कोई टफ मैथ्स नहीं आता है और टाइम की कमी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैथ्स में क्या क्या है। मैथ्स में क्या क्या है, अब देखिए नॉर्मली जो टॉपिक्स में दिए गए हैं, ये जो दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, इसमें क्या आ सकता है आपका? या तो नंबर्स के बारे में पूछ लेगा कि ये किस टाइप का नंबर है, जैसे मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या फिर आपको रेकरिंग नॉन रेकरिंग जो होता है उस पर जोड़ घटाना पूछ लेगा, ठीक है। या फिर आपको फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना पूछेगा। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में सब क्लियर है बात। परसेंटेज पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 घंटे का काम ये भी है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखा जाए साधारण अंकगणितीय समीकरण, द्विघात समीकरण आप लोगों ने सुना होगा, श्रीधराचार्य जी का सूत्र सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। वही सब आने हैं इसमें। अगला आपका वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, इसका मैं तरीका बता दूंगा। कोई भी वर्ग वर्गमूल निकालना होगा 5 से 10 सेकंड के अंदर इजीली निकल जाएगा,
ठीक है। अगला घातांक एवं घात, ये भी बेसिक ही है, नॉर्मल है, ठीक है। अगला देखा जाए एवरेज, एवरेज के भी हम कुछ बेसिक चीजें बता देंगे जिसके थ्रू आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप लोगों के ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं और इन सारे टॉपिक का यूज कहां पे मिलेगा, आपको कहां पे फायदा मिलेगा, इसको पढ़ने से फायदा मिलेगा कि आप लोग डीआई को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डीआई में मोस्टली क्या यूज होता है, डीआई में 3 चीजें होती हैं। पहला कैलकुलेशन, दूसरा, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तीसरी बात यहां पे क्या आती है, तीसरी बात आती है कि आपको एक रेशियो पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, और जैसे कभी कभी पाई चार्ट में क्या देता है, डिग्री दे देता है 360 डिग्री, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। डीआई आप लोग इजिली कर ले जाओगे, डीआई में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग की जो बात आती है, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है। ये टॉपिक एवरेज दिया गया, परसेंटेज दिया गया, रेशियो परसेंटेज के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई आपकी। अंडरस्टैंडिंग की मैंने बात की, तो अंडरस्टैंडिंग की मतलब उसकी लैंग्वेज को समझना, वो कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैथ्स में 25 नंबर लाना है, इतना ध्यान रखिए आप लोग, सिर्फ लाइव क्लास और 1 घंटे प्रैक्टिस के दम पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से आपको क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चंस पे फोकस करना है हम लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही नज़दीक में ही है। देखिए, टॉपिक की बात करें तो हम आपको जीएस का पोर्शन समझाएंगे। जीएस 50 मार्क्स का जीएस आ रहा है पेट में, आप सभी जानते हैं। 50 मार्क्स जो है आपका पूरा का पूरा ये जीएस का जो पोर्शन है, जिसमें जीए, ठीक है, और जीके, ये सब मिला करके ही है ये पूरा 50 मार्क्स का। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की बात की गई है, ये 10 नंबर में आया हुआ है। जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सभी के बारे में जानकारी रखनी है। फिर देश, राजधानी एवं मुद्रा, जो देश हैं उनकी राजधानी क्या है, उन मुद्राएं कौन सी चलती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेट पिछली बार भी आया था, उसके पिछली बार जब पेट हुआ उसमें भी आया। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में ये एक्चुअली देखा जाए पार्ट तो आप सभी जानते हैं पॉलिटी का है, लेकिन यहाँ पर सामान्य जागरूकता की बात है तो यहाँ से टॉपिक लिया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो भी नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, क्या क्या विश्व के संगठन कौन कौन से हैं, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत में जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। ठीक है, और भारत की कला और संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल क्या क्या हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खेल हैं जहाँ से क्वेश्चन पेट पूछता रहता है। ठीक है, भारतीय अनुसंधान और भारत की प्रसिद्ध जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक, भारत में नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर हमको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, और पुरस्कार एवं विजेता, कौन कौन से पुरस्कार हैं दिए जाते हैं और उसमें कौन कौन विजेता है। ठीक है, इन सब के बारे में देखना होगा। भारत जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, पर्यावरण को भी यहाँ पे ले लिया गया है, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में यहाँ समझना होगा, और पर्यावरण, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और हम आगे चलें तो देखेंगे यहाँ पे टॉपिक आया आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास 5 मार्क्स में पूछा गया है, बिल्कुल। और टॉपिक क्या लिया है इसमें, देखिए टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो मार्क्स लिए गए हैं वो 5 क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में हमको गौतम बुद्ध को पढ़ना है,
जैन धर्म में महावीर को, और मौर्य वंश में सम्राट अशोक को, गुप्त वंश में गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। उसके बाद में हर्षवर्धन लिया गया, हर्षवर्धन जी को। और राजपूत काल सल्तनत, जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य, मराठा उत्कर्ष, और इसके साथ साथ में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय कैसे हुआ और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उनके साथ रिलेट किया गया है। और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है। तो ये आपका जो टॉपिक है, यहाँ से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही हम अच्छे क्वेश्चन को उठाएंगे जो प्रेडिक्टेबल हैं, जो आने वाले हैं, ऐसा संभावित है, हमको लग रहा है, उन सभी क्वेश्चन को लेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी आधार मानते हुए इसके साथ साथ वह क्वेश्चन भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको अलग से स्पेशल किया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 5 नंबर में। यानी कि हम देखें यहाँ पर तो जीएस में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बताया मैंने कि 5 नंबर अभी पहले बताया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से इन्होंने स्पेशल किया है, ठीक है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या रहे, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, इस स्वदेशी आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, तो वहां से भी क्वेश्चन लिया गया। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट, ये 1935 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये टॉपिक लिया गया है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा बहुत मतलब कह लीजिए कि डीप नहीं है, लेकिन जो भी प्रश्न रखा गया है बहुत ही हिसाब से रखा गया है। पिछली बार जब पेट हुआ तो वहाँ उसमें थोड़ा सा लेवल कम था, लेकिन अभी पिछला पेट जो दिया गया, बच्चों ने दिया, उसमें थोड़ा लेवल अप था। तो इस बार जो है हम ये समझ सकते हैं कि इस बार और थोड़ा सा लेवल अप करके ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में बस कुछ टॉपिक यहाँ पे लिए गए, क्योंकि भारतीय संविधान की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य क्या हैं, और संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध क्या है, और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी रखना, ठीक। तो ये टॉपिक देखा जाए तो 5 नंबर में लिया गया है, ध्यान से समझ लीजिए। जिला प्रशासन लेवल पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको लिया गया है। उसके साथ साथ स्थानीय निकाय की बात की गई है। तो स्थानीय निकाय की बात करें तो पंचायत और नगर निकाय होगा। तो पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई, संस्थाएं पंचायती राज जो चल रही हैं उनके बारे में। तो यहाँ से टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 5 नंबर का पूछा जाना है। बस जान लीजिए कि ये टॉपिक्स जो हैं बस हमको क्या करना है, एक कह लीजिए कि बहुत डीप जा करके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे वो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सभी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी हम हो सकेगा ढेर सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज भी कराएंगे और बाकायदा एक साथ ले करके भी आएंगे सभी क्वेश्चन को। तो आप बाकायदा अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही अच्छे से मन लगा करके डेली हम आपको मिलेंगे 6 बजे से 7 बजे के बीच में। डेली हम आपको 50 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, जो हमारे कंधों पे रखा गया दायित्व, हम आपको साथ पूरी तरीके से निभाएंगे और अच्छे से किया जाएगा। एक एक प्रश्न, जो बच्चे पेट का एग्जाम देना चाहते हैं बहुत ही मन लगाकर अच्छे से, कि हमारा 70 मार्क्स से ऊपर रहे, यानी कि हम मिनिमम मानकर चल रहे हैं। वैसे तो हमें 80+ लेकर चलना है कि 100 में 80 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 98-99 परसेंटाइल के वहां तक पहुंचना ही होगा आपको, शिखर तक। तो बिल्कुल से भूगोल लिया गया, भूगोल भी 5 नंबर में पूछा गया है। भारत एवं विश्व भूगोल की बात कर दी है इन्होंने, ठीक है। नदियां और नदियों की घाटी, भूजल, ठीक है। इसके साथ साथ पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, यानी भूजल संसाधन और इसके साथ पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क वन क्षेत्र।
मरुस्थल की बात की गई तो जहाँ भी मरुस्थल हैं हम यहाँ भारत और विश्व लेवल तक देखेंगे। खनिज संसाधन विशेषकर भारत कह दिया है तो हम भारत को ही यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल कहा है इन्होंने, और जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन की बात की गई, टाइम जोन आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रवास, तो ये टॉपिक पूरा 5 नंबर में पूछा जाना है, 5 क्वेश्चन यहाँ से लिए जाएंगे, तो बिल्कुल से घबराना नहीं है। टॉपिक को हम अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हुए चलेंगे अच्छे से, एक एक करके। अर्थव्यवस्था की बात की जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इनको भी 5 नंबर में ही लिया गया है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की बात की गई, जिसमें योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार से रहा, और हरित क्रांति की बात चल रही है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कैसे हुआ, तो इन चीजों को लेकर हमें चलना है। इसके बाद फिर 1991 में आर्थिक सुधार था, उनके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमारा 2014 में थोड़ा और बड़े लेवल पर आर्थिक सुधार हुए, ठीक है, जिसमें कृषि, ढांचागत, श्रम, आर्थिक और जीएसटी को लेकर के, तो इन सभी टॉपिक से भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ठीक, यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल से 2 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन ऐसे करके इसको बांट लिया जाएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। लेवल की बात की जाए तो लेवल इनका जो होगा वो बिल्कुल से लो लेवल 10th लेवल का ही स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, वैसे 12th के बाद की परीक्षाओं की बात चलती है, वैसे यहाँ पर 10th, तो 10th लेवल का लेकर चलना है, यानी कि 10th to 12th लेवल होता है, लेकिन बेस जो होता है वो 10th ही लिया जाता है। ठीक, तो 10th लेवल के प्रश्न होंगे, 10th to 12th हम समझ कर रखेंगे थोड़ा सा, तो मॉडरेट थोड़ा जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिर अंतिम हमारा चला जाएगा क्या, समसामयिकी, भारतीय एवं वैश्विक लेवल, भारतीय एवं वैश्विक लेवल पे करंट अफेयर की बात चल रही है, जो 10 नंबर में पूछा जाएगा। 10 नंबर में करंट अफेयर, यदि पिछली बार का पेड की बात करें तो हम हमेशा सुनते और समझते आए हैं कि बस लास्ट के 6 महीने हम तैयार कर लें करंट के लिए तो बेटर होता है। बिल्कुल से आप 6 महीने का करंट आप तैयार कर लीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि साल भर के करंट को थोड़ा फोकस किए रहिए। इस साल 6 महीना का बहुत अच्छे से तैयार करना रहेगा आपको, और उसके पीछे का 6 महीना जो बीता हुआ था उसको जो है आपको क्या करना रहेगा, ठीक है, तैयार करते रहना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। और 10 नंबर में ये पूछा जाता है बिल्कुल से, तो हम यहाँ पर देखें तो जो सामान्य जागरूकता थी, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो कितने नंबर में था, 10 मार्क्स में था। और पूरा का पूरा जीएस जो है वो 30 मार्क्स में था। ठीक, और इसके साथ साथ हम यहाँ समसामयिकी की बात करते हैं, तो समसामयिकी यानी करंट अफेयर सीए की बात करें तो ये 10 मार्क्स में था। टोटल जो आपका बन के आता है वो 50 मार्क्स इसी प्रकार से पूरा होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का जिम्मा मेरे कंधों पे है, यानी मैं आपको 50 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। आप सभी लोग हमारे साथ बढ़िया से बने रहिए और तैयारी कर लीजिए। डेली हम आपको 6 से 7 बजे के बीच मिलेंगे, तो आप सभी लोगों को हमारे साथ लग करके अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप सब लोग, ठीक है, सभी लोग इंटरेस्ट जताते हुए आप तैयारी करिए। ठीक है, मन लगा के करिए, अच्छे से करिए, तैयार करते चलिए। ठीक है, और बिल्कुल मैं इतना कहता हूं कि यदि हमारे साथ जुड़े रहोगे और तैयार करोगे तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, और जो भी प्रेडिक्ट करके लेकर आएंगे कि हाँ वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में हुबहू वैसे ही आ जाएं। और ये ऐसा पहले भी हुआ है कि मैं प्रयास कर पाया हूं, उसमें सफलताएं मिली हैं। आप भी जो है हमारे साथ लगिए और प्रयास करिए, पूरा बाकायदा अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और लग कर पेपर दीजिए, पक्का है कि 80 मार्क्स के ऊपर आपका जाएगा। और हमारे साथ 50 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं पर डे, बहुत ही अच्छे से हम मिलेंगे आपसे एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे साथ लग करके पूरा, जब तक पेपर नहीं हो रहा तब तक ये समझ लीजिए कि आप 40+ जा सकते हैं बिल्कुल से। तो लगे रहिए, और इसी के साथ थैंक यू।
तो जीएस की जानकारी आप सब लोग ले चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्जाम होता है उसमें जो हिंदी होते हैं, हिंदी से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले तो बहुत लड़के इसमें कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, कितना पढ़े कैसे पढ़े, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। और ये जो आप इतना देख रहे हैं ना, इस सामान्य हिंदी में जो आप इतना टॉपिक देख रहे हैं, जैसे संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां और ए लेखन, ये इतना टॉपिक दिया है ना, लेकिन क्वेश्चन कितने आने हैं? तो क्वेश्चन कितने आने हैं इससे? तो मात्र 5 क्वेश्चन आने हैं। इससे कितने क्वेश्चन आने हैं? यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हो, यहां से कितने क्वेश्चन आने हैं? 5 क्वेश्चन आने हैं। वैसे भी अगर आप इसको काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई हो ही जा रहा है। मतलब टॉपिक ज्यादा दिया है, क्वेश्चन कितना बनाएगा? क्वेश्चन 5 बनाएगा। अब 5 को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अब सारे जो सिलेबस हैं जितने भी आप इसमें देखे होंगे, 5-5 क्वेश्चन ही तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिससे 20-20 क्वेश्चन दे, 25-25 क्वेश्चन दे, है ना। अब हाँ, मैथ की बात रही, जो डीआई वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे ये व्याकरण से होंगे, ए वाले। जो बैच आप लोगों की लाई जा रही है ना, ये बैच एकदम कम दिनों में कैसे बेहतरीन तैयारी करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज से। और मैं यहां कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करना, क्योंकि ये जो हिंदी का ये जो लेक्चर होने वाला है ना, बहुत कम वीडियो लेक्चर जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50 वीडियो बना दिया, लड़के पढ़ते 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 दिमाग खराब हो गया। टाइम तो कम है यार, हाँ टाइम भी कम है। ये मान के चलिए कि इतना पढ़ाने में। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदी में पर्यायवाची और विलोम का कोई विशेष ट्रिक होता है क्या? नहीं होता है। कोई विशेष लॉजिक होता है क्या? नहीं होता है। हाँ? एक इसको मैं कर क्या सकता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलोम जिसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं ना। तो ये जो हुआ, ये आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन में रखते रहिएगा, और लास्ट में आप देखिए लेखक और जो रचनाएं होती हैं और रचनाकार होते हैं गद और पद में, ये याद कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा आपसे ये इसमें मैं बता दूं, कोशिश ये करना कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल का मतलब जो हुआ, जो भक्ति काल है, भक्ति काल के साथ साथ रीति काल के साथ साथ आधुनिक काल, इसके जो प्रमुख कवि हुए हैं ना और प्रमुख जो रचनाकार हुए हैं आधुनिक काल, ये आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में फिट करते रहे ना, ज्यादा बेटर रहे, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में फिट करते रहना, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इसका कहने का उद्देश्य ये है कि आप पहले से कुछ अगर पढ़े रहोगे तो आसानी से कवर कर पाओगे। और मैं सेलेक्टेड रचनाएं लाऊंगा और सेलेक्टेड रचनाकार को लाऊंगा जो यूजफुल हो, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं सरहप्पा के बारे में पूछ दे, ऐसा नहीं कि अप्राचीन इतिहास से पूछ दे, नरपति नाल की कोई रचना बताइए, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा तो इतना आपका दिमाग खराब करने का भी कोई मतलब नहीं है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अशुद्धियां, समान अशुद्धियां जो होती हैं, इस सही करने का तरीका भी जान लो। समान अशुद्धियां को आप दूर तभी कर सकते हैं। अच्छा, अशुद्धियां का मतलब अशुद्धि है तो उसको शुद्ध कर दो। शुद्धियां तभी आ सकती है जब आप चीजों को शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, तभी अशुद्धियां जा सकती हैं। समझ रहे हो ना। अगर आप अंतर्गत को अंतर्गत पढ़ रहे हो तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। अनतरगत, अंतर्गत, अंतर है कि नहीं है? हाँ? जिस तरीके से हिंदी में चिंता और चिता में तो सिर्फ एक बिंदी की तो अंतर होती है, हटा दो तो चिता है, लगा दो तो चिंता है। समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा उच्चारण सही से करना। और ये अशुद्धियां दूर करने के लिए एक आपको मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं। आप कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर, अखबार या कोई भी कहानी का बुक उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये काफी सहायक होगा आपके लिए। अगली बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये कराई जाएगी, इस क्लास को बेहतरीन ढंग से करना। मैक्सिमम हिंदी की जो क्लासेस होंगी, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, इतनी आपकी सिलेबस है, इतना पढ़ना है, कंफ्यूज मत होना। एक बार इस बैच को आप लोग ले लो और यकीन मानना, बहुत ही लाजवाब यहां से आपको कंटेंट मिलने वाला है। एकदम हम लोगों की कोशिश यही है। अगला जो होता है अपठित हिंदी गद्यांश। अच्छा, अपठित का मतलब क्या होता है? अपठित, देखो एक पठित होता है और एक अपठित होता है। अपठित का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे गद्यांश आपको दिए जाएंगे। गद्यांश का मतलब होता क्या है? गद के कुछ अंश दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना। गद के कुछ अंश दिए जाएंगे और उसको पढ़ना होता है, और उसी से रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चन खटका दिए जाते हैं।
हाँ, और कहता है कि इस गद्यांश को पढ़ करके और सही विकल्प का चयन करें। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे साथी, पहला आप काम ये करना, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, पहला काम आप ये करना कि सबसे पहला गद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार आप प्रश्न को पढ़ लेना, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेना कि ये पूछना क्या चाहता है। इससे आपकी मेंटलिटी पहले फिट हो जाएगी कि ये पूछ क्या रहा है, फिर जब आप पढ़ोगे ना तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ? आ रही होगी। गद्यांश हो गया। ये आपसे जो दो पूछे जाते हैं, दो गद्यांश पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है, इतना पढ़ोगे तो यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे? तो सर 5 नंबर मिलेंगे। ये वाला जो दो आप पढ़ लोगे तो यहाँ से कितने अंक आपको प्राप्त होंगे? तो सर 10 अंक प्राप्त होंगे। और आप कोशिश ये करना कि 85 प्लस जो लड़के नंबर पाते जाते हैं वो ज्यादा बेटर कैटेगरी में आते हैं। जीएस जो सर पढ़ाएंगे, हमें उम्मीद है कि बेटर पढ़ाएंगे और बहुत ही बेटर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। मैं हिंदी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार पढ़ करके देखो, हो सकता है कि 15 में 15 सही करने के चांस आपके बनेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो हिंदी एक बहुत ही बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने प्रकट हो रहा है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को मन से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा छोड़ देना होगा, इसको ठीक से पढ़ना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की जानकारी जो सर हैं हमारे टीम में वो आपको देंगे, मैम हैं वो भी आपको जानकारी देंगी। अगली सब्जेक्ट की जानकारी हम ले लेते हैं मैम से। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम सभी लोगों को एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है कि अक्टूबर में हमारा यूपीट्रिपलएससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार हम लोगों को बचे हुए दिनों में आपने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अब जो दिन बच गए हैं इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को किस तरह से पॉलिश किया जाए कि हमें एग्ज़ाम तक आते आते सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी तरीके का कोई डाउट रह ना जाए और एग्ज़ाम्स को हम बहुत अच्छे से क्रैक करके आए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गई है, लेकिन हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की कि रीजनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो रीजनिंग में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पर बचे हुए दिनों में इस वे में जानेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लगा ले जो एग्जाम में हमें देखने को मिले ही मिले कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और ट्रिक भी पता है कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिख रहा है वो है बृहत एवं लघु। हालांकि क्वेश्चन आपके बहुत कम आने वाले, केवल 5 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आपके एग्जाम्स को क्रैक कराने में हेल्प करता है। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बृहत एवं लघु, जिसको कि हम लोग इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो सिलेबस है असमानता होता है उसको बोला जाता है। तो बृहत एवं लघु में आपको ये देखने को मिलता है। और भी कई चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्रम एवं रैंकिंग हो गया, संबंध यानी कि इसमें आपका एनालॉगी भी आता है, समरूपता जहां पे आपको संबंध दिखाना होता है, क्लासिफिकेशन भी आता है इसी में, और आपका ब्लड रिलेशन भी इसी में देखने को मिलता है। साथ ही में घड़ी एवं कैलेंडर, ये 2 अलग अलग टॉपिक है और इससे एक एक क्वेश्चन बन जाता है। एनालॉगी से, क्लासिफिकेशन से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। और अब समूह से भिन्न को अलग करना, ये क्लासिफिकेशन ही है। कारण और प्रभाव इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, इनमें से कोई एक आएगा तो आएगा, अदरवाइज इसमें से किसी जैसे कि आपने पिछले पेपर में दिया तो किस किस के कुछ कुछ टॉपिक पूछे गए और किस किस टॉपिक में कुछ कुछ आपको छोड़ने को मिले। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपके कवर होंगे, लेकिन हमें तो सारा पढ़ना है। एग्जाम में भले कुछ टॉपिक्स पूछा जाए तो ले दे के हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से कि एंड टाइम में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ ही में किसी तरीके का डाउट भी ना रह जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। और इसका एग्जाम जो है, तैयारी हम सभी को पता है कि 28 और 29 अक्टूबर को है, तैयारी सबने शुरू कर दी है। तो बस बचे हुए दिनों में हम आपके साथ इस तैयारी को पूरी करवाएंगे। थैंक यू सो मच।